हमारा अभी रिवीजन चल रहा है और रिवीजन हम चालू करेंगे सेकंड बुक का, जिसका नाम है भारत का जो भूगोल है, जिसके अंदर चैप्टर है आपका फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि एवं संगठन। तो जो हमारा पहला जो चैप्टर है भारत भूगोल में जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि एवं संगठन, सबसे पहले हम इसकी चर्चा करते हैं। एक चीज और, ये रिवीजन क्लासेज है तो मैं ज्यादा से ज्यादा ये करूंगा कि 1 या 2 वीडियो के अंदर पूरे चैप्टर को मैं पूरा कर सकूं, क्योंकि अभी जो रिवीजन का समय चल रहा है और जो बाकी बच्चे भी कोई यूट्यूब पर इस वीडियो को देखेंगे तो उनका भी पहले से सिलेबस हो रखा है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करते हुए मैं जल्दी करूँगा। हालांकि आज पहला दिन है तो मैं कोशिश करूँगा कि इसके कुछ ज़्यादा वीडियो बन सकते हैं, बाकी लगभग मैं 1 वीडियो के अंदर क्लास को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो अभी हम चर्चा करते हैं जनसंख्या। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जनसंख्या क्या है। तो आप सब ने पढ़ा है किसी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या, किसी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या कहलाती है। करने वाले लोगों की संख्या, जिस प्रकार से क्षेत्र अपने पूरे भारत का है, अगर भारत के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो भारत की जनसंख्या। अगर मैं बात करूं राजस्थान, अगर राजस्थान के अंदर लोग रह रहे हैं तो राजस्थान की जनसंख्या। अगर हमारे हनुमानगढ़ जिले में लोग रह रहे हैं तो हनुमानगढ़ की जनसंख्या। और जिस प्रकार से किसी गांव में निवास करते हैं तो उस गांव की क्या हो गई, जनसंख्या। तो हम कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या उस क्षेत्र की क्या कहलाती है, जनसंख्या। अब बात यह आती है कि इस जनसंख्या का पता कैसे चलता है। तो हम सबको पता है कि जनसंख्या का पता लगाने के लिए भारत सरकार है वो जनगणना करवाती है। भारत सरकार क्या, विश्व का हर देश है वो जनगणना के माध्यम से अपनी जनसंख्या का पता लगाता है। हाँ, बात ये आती है कि भारत में ये जनगणना कितने वर्षों के अंतराल से होती है। तो भारत में जनगणना 10 वर्षों के अंतराल से होती है। हर 10 वर्ष बाद है वो जनगणना करवाई जाती है। हालांकि अब की बार जो 2021 में जनगणना होनी थी या उसके आंकड़े आने थे, जनगणना तो हो चुकी है, लेकिन जो आंकड़े आने थे उसको गवर्नमेंट ने किसी कारणवश रोक रखा है। तो अब की बार ये अपवाद हो सकता है, बाकी जनगणना हर 10 वर्षों के बाद में आंकड़े हैं वो हमारे सामने रखे जाते हैं। अब जनगणना का कुछ इतिहास देखते हैं। भारत के संदर्भ में देखें तो प्रथम जनगणना है वो भारत के अंदर 1872 ईस्वी को करवाई गई। और 1872 ईस्वी में जो आपको पता है 1872 ईस्वी के अंदर अंग्रेजी शासन था, ब्रिटिश साम्राज्य था, तो इसलिए इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो पूछ सकते हैं, तो इस समय थे लॉर्ड मेयो। तो भारत की प्रथम जनगणना है वो 1872 ईस्वी लॉर्ड मेयो के समय हुई। लेकिन इस जनगणना में एक दिक्कत थी कि यह संपूर्ण भारत में नहीं हुई। तो संपूर्ण भारत के अंदर जो प्रथम जनगणना की मैं बात करूं तो संपूर्ण भारत की जो प्रथम जनगणना थी वो हुई 1881। और 1881 के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन। तो रिपन महोदय ने सर्वप्रथम संपूर्ण भारत में जनगणना करवाई। और इसी जनगणना के बाद प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल से भारत में नियमित जनगणना हो रही है। तो इसका हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत है वो भी 1881 से हुई। अभी हम बात करें जिस जनगणना को हम पढ़ने वाले हैं, वो हमारी जो अंतिम जनगणना थी वो थी 2011 की जनगणना, जिसके आंकड़े हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस 2011 की जनगणना है, अगर क्रम से मैं बात करूं तो ये भारत की 15वीं जनगणना है। अगर 1872 से मैं क्रम देखूं तो इसका क्रम है 15वां। और आगे आजादी के बाद मैं बात करूं तो आजादी के बाद है ये 7वीं जनगणना। इसी 2011 के जो आंकड़े आए 15वीं जनगणना के, उसके अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो 121 करोड़, और ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है।
भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़। लेकिन दिक्कत यह है कि 121 करोड़ इतनी बड़ी जनसंख्या होते हुए भी हम दूसरे स्थान पर हैं, हमेशा की तरह वही दिक्कत कौन करता है? चीन करता है। क्यों? क्योंकि प्रथम स्थान पर कौन है? चीन। लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो विद्वान है वो अनुमान लगाते हैं और कहते हैं कि चीन अब थोड़ा दिनों की बात है, भारत चीन के भी आंकड़ों को क्या कर जाएगा? क्रॉस कर जाएगा। तो बात ऐसी है कि ज़्यादा दिनों का समय नहीं है, क्योंकि चीन में लोग जनसंख्या कम होने की वजह से अभी चीन में ये चल रहा है कि जो चीन ने कानून बनाया था हम दो और हमारे एक, इसकी वजह से लगातार इसकी जनसंख्या घट रही है। तो चीन को ये चिंता सता रही है कि कहीं हमारी जनसंख्या कम न हो जाए। तो भारत अभी लगा हुआ है और भारत अपना लक्ष्य है ये पूरा करने पर अग्रसर है। तो चलो, आज पहली क्लास है तो ऑफलाइन जैसा तो माहौल नहीं बनेगा, लेकिन मैं आपको याद करवाने की कोशिश करता हूं और आगे बढ़ते हैं। 2011 की जो जनगणना है उसकी एक विशेषता भी है। चीन तो चलो हमसे आगे है, लेकिन हम अगर हमारी जनसंख्या को देखें तो 3 महाद्वीप, और 3 कौन से महाद्वीप हैं जो अपने आप में विकसित महाद्वीपों की श्रेणी में आते हैं? उसके अंदर एक आता है आपका उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, जिसके अंदर आपका खुद यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको जैसे देश आते हैं। दूसरा महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में आपका ब्राजील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, चिली हो गया, ऐसे देश आते हैं। और तीसरा जो महाद्वीप है वो है आपको ऑस्ट्रेलिया, जिस ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे बड़ा देश भी कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। हालांकि इस महाद्वीप को आजकल ओशेनिया बोला जाता है। इन तीनों महाद्वीपों को मिलाने के बाद भी भारत की जनसंख्या अधिक है। तो देखो कितनी बड़ी उपलब्धि है। भले ही चीन हमसे आगे होगा और उसको भी हम आगे रहने नहीं देंगे, लेकिन फिर भी जो अमेरिका जैसे, पूरा अमेरिका, उत्तरी अमेरिका जैसे जो विकसित महाद्वीप हैं, उनसे भी हमारी जनसंख्या में हम क्या हैं? आगे। लेकिन थोड़ी दिक्कत वाली बात भी लिखी है एनसीईआरटी ने। दिक्कत वाली एनसीईआरटी ने यह लिखी है कि जो विशाल जनसंख्या होती है, विशाल जनसंख्या, वो विशाल जनसंख्या सीमित साधनों पर, किसी देश के जो सीमित संसाधन होते हैं उन पर दबाव डालती है। और जब सीमित संसाधनों पर दबाव डाला जाता है तो संसाधन कम रह जाते हैं और जनसंख्या क्या हो जाती है? अधिक। और ऐसी स्थिति के अंदर आपको पता है लोगों में बुराइयां, सामाजिक व आर्थिक, यानी धन की भी कमी। जनसंख्या बढ़ेगी तो आपको पता है संसाधन बढ़ जाएंगे, तो इस स्थिति में जो आर्थिक है ऐसी समस्याएं क्या होगी? उत्पन्न होगी। तो विशाल जनसंख्या सीमित संसाधनों पर दबाव डालती है और सीमित संसाधनों पर दबाव डालने से संबंधित देश में सामाजिक व आर्थिक समस्या क्या होती है? उत्पन्न होती है। तो ये एक इसका कारण भी है। वैसे हमने जो प्रथम बुक पढ़ी थी उसका जो जनसंख्या वाला पार्ट है उसमें सबसे पहली लाइन आई थी कि लोग किसी देश के महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं। लोगों की संख्या अगर किसी देश के पास है, विश्व में कुछ ऐसे भी देश हैं जो जनसंख्या कम होने से परेशान है, लेकिन चलो वो तो आगे जब विश्व भूगोल पढ़ेंगे तब उनमें चर्चा करेंगे। लेकिन बहुत ज्यादा विशाल जनसंख्या है, उससे आपको पता है सामाजिक और आर्थिक समस्या भी क्या होती है? उत्पन्न होती है। और ये विकासशील देशों में सभी की समस्या है। तो ये हमारी जनसंख्या के आंकड़े थे। अब इस जनसंख्या के अंदर हम पढ़ रहे हैं वितरण। यहां जनसंख्या से हम कुछ पर्सन, देखो एक जियोग्राफी के अंदर ध्यान रखना, जियोग्राफी के अंदर सबसे ज्यादा जो आपके पर्सन है वो छोटे पर्सन आएंगे और लगभग इनकी संख्या 18 है। एक नंबर के जो पर्सन है उनकी संख्या 18 है। और जियोग्राफी में जब 18 पर्सन जिसके लगातार सही होते हैं, क्योंकि पिछली बार जो लड़के थे उनके छोटे पर्सन कवर थे, इसलिए उन्होंने 100 में से 100, 100 में से 99, 100 में से 98 नंबर है वो कवर किए। तो मेरा इस रिवीजन क्लास में यही मकसद रहता है कि जो छोटे पर्सन है उन छोटे पर्सनों को कवर किया जाए। जो बच्चा 1 से लेकर 18 तक लगातार पर्सन सही कर रहा है तो एग्जामिनर के दिमाग में एक
मैसेज क्रिएट करेगा कि ये बच्चा वास्तव में होशियार है। उसके बाद में अगर बड़े प्रश्नों में कोई दिक्कत होती है तो वो माइंड इस प्रकार से पेपर का एग्जामिनर का सेट कर लेता है कि वो बच्चा फिर हाई स्कोर के लायक हो जाता है। और जिसका आपको पता है छोटे प्रश्नों में अगर नंबर कट रहा है तो उसको दिक्कत रहती है। तो यहां देखो हम देखते हैं कि यहां से कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं। सबसे पहले तो ये परिभाषा आ रही है तो नॉर्मल, लेकिन खालिस्तान जैसे प्रश्नों में कई बार पूछ ली जाती है क्योंकि पेपर इस प्रकार से बनाया जाता है कि 1-2 प्रश्न हर बार ऐसे रहते हैं कि किसी प्रकार से बच्चे से छूटे, लगते नॉर्मल है लेकिन डाल देते हैं और बहुत होशियार बच्चों की वजह से रह जाता है। तो जनसंख्या की परिभाषा है कि किसी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या उस क्षेत्र की क्या कहलाती है, जनसंख्या। फिर प्रश्न पूछ सकता है कि भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल से होती है, तो 10 वर्षों के अंतराल से होती है। और भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी, 1872। उसके बाद में बात की जाए कि भारत में नियमित रूप से जनगणना कब प्रारंभ हुई या संपूर्ण भारत में प्रथम जनगणना कब हुई, 1881। अभी जो अंतिम जनगणना है 2011 की, ये कौन सी जनगणना है, ये 15वीं जनगणना। और 15वीं जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, 121 करोड़। और 121 करोड़ के साथ भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है, दूसरा स्थान रखता है। और फिर एक प्रश्न यहां से भी पूछ सकता है कि भारत किन 3 महाद्वीपों से भारत की जनसंख्या अधिक है, तो उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। फिर एक प्रश्न यहां से उठा सकता है, भारत का नाम तो नहीं लेगा क्योंकि भारत विशाल जनसंख्या है तो अपने देश की इस प्रकार से प्रश्न तो नहीं बनाएगा, लेकिन ऐसे पूछ लेगा कि विशाल जनसंख्या किसी देश पर किस प्रकार से नकारात्मक प्रभाव डालती है, या विशाल जनसंख्या से किसी देश पर पड़ने वाला कोई एक नकारात्मक प्रभाव लिखिए। तो यहां से प्रश्न बनेगा कि विशाल जनसंख्या सीमित संसाधनों पर दबाव डालती है जिसके वजह से सामाजिक व आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। अब हम पढ़ते हैं जनसंख्या में वितरण। तो ये हमारे जनसंख्या के कुछ जो एनसीईआरटी में पहले लिखे हुए हैं कुछ आंकड़े थे वो मैंने आपको रखे। अब हम पाठ की असल में शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जनसंख्या में पढ़ते हैं हम वितरण। तो आज पहला दिन है, पहला दिन होने की वजह से आपको पता है कि थोड़ा अभ्यास नहीं है, और जैसे जैसे हमें अभ्यास होगा तो आपको मैं बताता हूं जिस प्रकार से हम ऑफलाइन क्लासों में पढ़ते हैं वैसे इसी के अंदर हमारी क्लासें चलती रहेगी। सबसे पहले जनसंख्या के अंदर आता है वितरण, और इससे एक हमें यह भी पता चलेगा कि टेक्निकल का अभी तक इतना नॉलेज नहीं है तो आप लोगों के पास जाएगा। वैसे मैं एक बता दूं कि जो पूर्व छात्र है उन्हीं के संयोग से ये क्लास चल रही है। सारा जो सिस्टम है यहाँ, लाइटिंग, बोर्ड, सब उन्हीं की दया है। मैं तो सिर्फ पढ़ाने के लिए आया हूं। तो अब हम चर्चा करते हैं वितरण, जनसंख्या वितरण। सबसे पहले जनसंख्या वितरण कहते किसे हैं, तो धरातल पर जनसंख्या के असमान फैलाव को, धरातल पर जो जनसंख्या का असमान फैलाव है, जनसंख्या के असमान फैलाव को ही जनसंख्या वितरण कहा जाता है। यानी जो धरातल है उस पे अलग अलग जगह कहीं जनसंख्या अधिक है, कहीं जनसंख्या कम है, तो इस प्रकार का जो फैलाव पाया जाता है, असमान फैलाव, उसे ही क्या कहा जाता है, जनसंख्या वितरण। अब हम भारत की बात करें तो भारत हो चाहे विश्व का कोई अन्य देश हो, वहां जनसंख्या का जो वितरण है, जनसंख्या वितरण असमान देखने को मिलता है, और अपने भारत में तो प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। तो जनसंख्या वितरण असमान पाया जाता है। तो भारत में जनसंख्या वितरण किस प्रकार का है, तो भारत का जनसंख्या वितरण असमान है। कैसे, जैसे हम बात करें भारत का एक राज्य है उत्तर प्रदेश, यूपी, इसकी जनसंख्या है 19.9 करोड़, और 19.9 करोड़ के साथ उत्तर प्रदेश है 19.9 करोड़। अगर मैं प्रतिशत की बात करूं तो कुल जनसंख्या का 16.5% रखता है उत्तर प्रदेश। तो कुल जनसंख्या का 16.5% अकेले राज्य में है उत्तर प्रदेश। दूसरी तरफ मैं बात करूं सिक्किम, भारत का मानचित्र, कल तक हम मानचित्र की भी व्यवस्था करेंगे और उसमें देखेंगे सिक्किम जो 7 सिस्टर राज्य हैं, भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं, वहां आपको पता है सिक्किम स्थित है, और इस सिक्किम की जो जनसंख्या प्रतिशत है वो
5%। तो आप देख सकते हो एक राज्य 16.5% जनसंख्या रखता है, जबकि दूसरे राज्य के पास में आधा प्रतिशत भी जनसंख्या नहीं है। तो इस प्रकार भारत में जो जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। इसके अलावा मैं देखूं उत्तर प्रदेश के अलावा और राज्य गिनूं तो 2 नंबर के ऊपर राज्य आता है जनसंख्या की दृष्टि से महाराष्ट्र। फिर 3 नंबर में बात करूं तो 3 नंबर राज्य आता है पश्चिम बंगाल। 4 नंबर में राज्य की बात करूं तो 4 नंबर जो राज्य पश्चिम बंगाल का 4 नंबर है। 3 नंबर में राज्य की बात करूं तो वो आपका बिहार है। 4 नंबर पे पश्चिम बंगाल है। 5 नंबर जो राज्य आपका आता है वो है तमिलनाडु। 6 नंबर पे जो राज्य आता है वो मध्य प्रदेश। 7 नंबर राज्य की मैं बात करूं तो 7 नंबर राज्य की मैं अगर बात करना चाहूं तो 7 नंबर के ऊपर यहां थोड़ा सा दिक्कत हो गई, ये तमिलनाडु 7 नंबर पे है। तमिलनाडु है वो 7 नंबर पे। 8 नंबर पे अपना राजस्थान आता है। 9 नंबर में अगर राज्य की बात करूं तो 9 नंबर के ऊपर जो राज्य है वो कर्नाटक आता है। और 10 नंबर के ऊपर मैं बात करूं तो गुजरात आता है। और इन 10 राज्यों को मिलाऊं, जैसे भारत के अंदर आपको पता है कि 28 राज्य वर्तमान के अंदर और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में मैं देखूं तो अकेले कितने 10 राज्य, अकेले जो 10 राज्य हैं वो 10 राज्य मिलकर देश की 76% जनसंख्या रखते हैं। अकेले 10 राज्य हैं वो मिलकर कितनी प्रतिशत जनसंख्या रखते हैं? 76% जनसंख्या इन्हीं 10 राज्यों में पाई जाती है। किनमें? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। 5 नंबर नहीं लिखा, 5 नंबर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ऑनलाइन में यह भी दिक्कत होती है कि पहली बार हैं तो दिमाग जबरदस्ती बोलना पड़ता है, तो कुछ आंकड़े और दिमाग से निकल जाते हैं, पर कोई बात नहीं, हम अभ्यास करेंगे तो चलता रहेगा। 6 नंबर पे एमपी, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात, इन 10 राज्यों के अंदर 76% जनसंख्या पाई जाती है। जबकि जो अन्य जो आपके बच गए 18 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, उन सब को मिलाकर मात्र 24% जनसंख्या देखने को मिलती है। एक चीज और देखें, भारत में आप देखोगे कि जो नदियों के मैदानी भाग और प्रायद्वीपीय राज्य, प्रायद्वीपीय व गंगा यमुना का जो दोआब है, यहां जनसंख्या है वो अधिक देखने को मिलती है। इसके अलावा जो पहाड़ी राज्य है वहां जनसंख्या कम देखने को मिलती है। कैसे? देखो, भारत के प्रायद्वीपीय राज्य, यहां मैं बात करूं लगभग जो राज्य जो समुद्र तटीय राज्य है उसके अंदर आप देखोगे कि महाराष्ट्र, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, इसके अलावा तमिलनाडु, इसके अलावा कर्नाटक, गुजरात, ये ऐसे राज्य हैं जो प्रायद्वीपीय राज्य है। दूसरी बात करूं गंगा यमुना के दोआब की मैं बात करूं तो यहां उत्तर प्रदेश आ गया, यहां बिहार आ गया, यहां पश्चिम बंगाल आ गया। तो ये जो राज्य हैं आप देखोगे कि इन 10 राज्यों में या तो वो गंगा यमुना के क्षेत्र के जो यानी मैदानी भागों के जो राज्य हैं, उपजाऊ मैदानों के राज्य हैं, या फिर प्रायद्वीपीय राज्य है। तो यहां जनसंख्या है हमें अधिक देखने को मिलती है। इसके विपरीत जो पहाड़ी राज्य हैं वहां जनसंख्या कम देखने को मिलती है। एक भी हिमालय क्षेत्र या पूर्वोत्तर राज्य का नाम नहीं है अधिक जनसंख्या इन 10 देशों के अंदर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। और यहां से प्रश्न है वो उठा सकता है। प्रश्न किस प्रकार से उठा सकता है कि भारत में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है, स्पष्ट कीजिए। तो आप लिखोगे कि भारत में जनसंख्या का वितरण असमान देखने को मिलता है। भारत के 10 राज्यों में 76% जनसंख्या मिलती है, जबकि अन्य 18 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर है 24%
जनसंख्या मात्र 24% जनसंख्या देखने को मिलती है। इसके अलावा भारत के जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र और गंगा यमुना के दोआब में संघन जनसंख्या बसी हुई है, जबकि पहाड़ी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में विरल जनसंख्या को देखने को मिलती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। तो यह है आपका जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण में कुछ छोटे प्रश्नों में आप ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वाला राज्य है वो उत्तर प्रदेश, और प्रतिशत में कितना है 16.5। सबसे कम जो जनसंख्या है वो सिक्किम की है, और सिक्किम की जनसंख्या है 0.5%। एक चीज है कि नोट्स तो आपने बना रखे होंगे, मेरा उद्देश्य है कि आपको ज्यादा से ज्यादा छोटे पर्सन कवर किए जा सके। तो पर्सन छोटों में यह है कि भारत में जनसंख्या का वितरण कैसा पाया जाता है, असमान पाया जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या किसकी है, सिक्किम है। कई बार अवसरों में ये होता है कि उत्तर प्रदेश को छोड़कर अन्य किसी राज्य का नाम लिख दिया जाता है। तो आपको ये 10 राज्यों में से 2-4 के नाम याद रखने हैं, जैसे दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे पर बिहार है, चौथे पे पश्चिम बंगाल और 5 नंबर पे आंध्र प्रदेश है। तो ये भारत के कम से कम 5 राज्य याद रखने हैं जो टॉप 5 है, ये जनसंख्या में क्या है, अव्वल है। आगे हम जनसंख्या में देखते हैं कि ये जो जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है, इसका क्या कारण है। और ये बड़ा ही मोस्ट पर्सन है, बहुत बार इसको पूछा जाता है और शायद अब की बार भी, क्योंकि इस चैप्टर का सबसे मोस्ट पर्सन यही है कि जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण और घनत्व जो हम अब आगे पढ़ेंगे, जिस प्रकार से वितरण जनसंख्या में असमानता दर्शाता है, वैसे भी अलग अलग जगह का घनत्व भी है, वो भी अलग अलग पाया जाता है। तो जनसंख्या और वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, दोनों को एक ही प्रकार के कारक है, करने वाले कारक। अगर मैं वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करूं तो हमारी एनसीईआरटी में 2 प्रकार के कारक दे रखे हैं। एक तो वो जो प्रकृति की देन है, उसको एनसीईआरटी ने लिखा है भौतिक कारक, और दूसरे जो मानव जनित है उसके अंदर हमें दिया आर्थिक, सामाजिक और ऐतिहासिक कारक। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 2 प्रकार के कारक है, एक भौतिक कारक, दूसरे आर्थिक और सामाजिक कारक। मैं भौतिक कारकों में बात करूं तो भौतिक कारकों में प्रमुख रूप से सबसे पहले आता है धरातल। दूसरा जो प्रमुख रूप से कारक है वह है जलापूर्ति, और तीसरा महत्वपूर्ण कारक है जलवायु। ये तीनों ही कारक है वो जनसंख्या को प्रभावित करती है, और इससे जो वितरण है वो अलग अलग पाया जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि धरातल किस प्रकार से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। तो आप सबको पता है कि जहां समतल मैदान, मंद ढाल और उपजाऊ मैदान होते हैं, तो वहां आपको पता है लोगों को बसने में, कृषि करने में सारी सुविधाएं अच्छी मिलती है। तो ऐसे स्थानों पर जनसंख्या है वो अधिक बसती है। तो समतल मैदान, मंद ढाल और उपजाऊ जो मैदान होते हैं वहां जनसंख्या है वो अधिक पाई जाती है। इसके विपरीत हम देखेंगे कि जो पर्वतीय क्षेत्र हो गए और बंजर जो भूमि है उसके अंदर लोग हैं वो कम बसते हैं, क्योंकि यहां मकान, आवास का निर्माण और जो कृषि कार्य है वो आपको पता है बंजर भूमि में हो नहीं सकता। तो ऐसी जगह है वो कम लोग निवास करते हैं। एक बार फिर से देखना, एग्जाम में अलग से पूछ सकता है कि धरातल किस प्रकार से जनसंख्या घनत्व को है वो या वितरण को प्रभावित करता है। तो आप लिखोगे कि जहां समतल मैदान, मंद ढाल और उपजाऊ भूमि होती है वहां लोग अधिक निवास करते हैं। इसके विपरीत जहां पर्वतीय और बंजर भूमि होती है वहां लोग बसने को कम वरीयता देते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण कारक आ रहा है जलापूर्ति। जलापूर्ति एक ऐसा संसाधन है कि मनुष्य का जो जीवन है, अगर जल नहीं तो कल नहीं। तो मनुष्य का जो जीवन है वो पूरी तरीके से जल के ऊपर डिपेंड है, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे नहाने के लिए हो, चाहे कपड़ा धोने के लिए हो, हम देखते हैं कि चाहे कृषि हो। तो सारी क्रियाएं हैं वो जल
के माध्यम से चलती है। यही कारण है कि हमारी जो प्राचीन सभ्यता, हम सिंधु घाटी जैसी इतिहास में सभ्यता पढ़ते हैं, सब नदी घाटी क्षेत्र में है। तो जो नदी घाटी क्षेत्र होता है वहां लोग हैं वो अधिक बसते हैं। उदाहरण के लिए आपने कुछ राज्य पढ़े थे जनसंख्या में, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल गंगा के क्षेत्र के राज्य हैं। कारण यह है कि नदी घाटी क्षेत्र है और जल आसानी से प्राप्त होता है। इसके अलावा जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं और जिसके अंदर प्रमुख रूप से हमारे राजस्थान का जो जैसलमेर का इलाका आता है, तो वहां इस जलापूर्ति की समस्या रहती है, लोगों के पीने के पानी की समस्या रहती है, इसलिए मरुस्थलीय क्षेत्रों में कम जनसंख्या निवास करती है। अगला जो महत्वपूर्ण कारक है वो है जलवायु। जलवायु के अंदर हम बात करें, जहां सुखद जलवायु का मतलब हो गया कि जिस क्षेत्रों में आर्द्र जलवायु पाई जाती है, ना ही ज्यादा गर्मी है ना ही ज्यादा सर्दी है, तो ऐसे क्षेत्रों के अंदर अधिक जनसंख्या है वो निवास करती है। इसके विपरीत मैं बात करूं कठोर जलवायु, और कठोर जलवायु में हम किसे रखते हैं, जैसे अत्यधिक शीत, अति शीत और अति गर्म। जहां अति शीत और अति गर्म जलवायु होती है वहां लोग बसने को कम वरीयता देते हैं। तो यहां से एक बड़ा प्रश्न पूछ सकता है कि भौतिक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों का उल्लेख कीजिए। एक बार फिर देखना आप, सबसे पहला कारक है धरातल। धरातल किस प्रकार से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है, तो आप लिखोगे कि जहां समतल मैदान, मंद ढाल और उपजाऊ भूमि होती है वहां अधिक लोग निवास करते हैं। और इसके लिए आप उदाहरण लिख सकते हो भारत के उत्तर पूर्वी नदी घाटी क्षेत्र के राज्य। इसके विपरीत जो पर्वतीय या बंजर भूमि होती है वहां लोग कम बसने को वरीयता देते हैं, क्योंकि ऐसे स्थानों पर भवन निर्माण और कृषि करना ज्यादा सुविधाजनक नहीं है। जलापूर्ति की बात करें तो आप लिखोगे कि जल मनुष्य के जीवन का महत्वपूर्ण संसाधन है। यही कारण है कि विश्व की प्रमुख जो सभ्यताएं हैं वो नदी घाटी क्षेत्र में बसी है। वर्तमान में भी जनसंख्या भारत में देखें तो जो गंगा यमुना का जो दोआब का क्षेत्र है वहां अधिक देखने को मिलती है। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में जल की समस्या है वहां जनसंख्या कम देखने को मिलती है। उदाहरण में आप लिख सकते हो पश्चिमी राजस्थान या पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र। जलवायु किस प्रकार प्रभावित करती है कि जहां अधिक सुखद या आर्द्र जलवायु मिलती है वहां लोग अधिक निवास करते हैं, और जहां कठोर जलवायु होती है वहां लोग बसने को वरीयता कम देते हैं। तो ये हो गए भौतिक कारक। अब एनसीईआरटी ने कुछ आर्थिक कारक दिए। अलग से प्रश्न पूछ सकता है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कुछ आर्थिक कारकों का उल्लेख करो। तो आर्थिक कारकों में हम देखते हैं कि सबसे पहले आता है परिवहन। आप सबको पता है जिस क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था अच्छी होगी, अगर सभी परिवहन व्यवस्थाओं की सुविधा है तो वहां लोग अधिक बसेंगे, और इसके विपरीत जहां परिवहन की व्यवस्था अच्छी नहीं होगी उन क्षेत्रों को कम वरीयता देंगे। दूसरा इसने लिखा है औद्योगिकरण। आपको पता है कि आज के जमाने में रोजगार का जो मुख्य स्रोत है वो उद्योग है। जिन राज्यों के पास या जिस क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना हो रखी है वहां जनसंख्या अधिक बसती है, क्योंकि लोगों को रोजगार की प्राप्ति होती है। और जिन क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयां नहीं है वहां रोजगार यानी बेरोजगारी का स्तर होता है, तो उस क्षेत्रों को लोग छोड़कर है चले जाते हैं। तो ऐसे स्थानों पर जहां उद्योग है वहां जनसंख्या अधिक है, और जहां उद्योगों की कमी है वहां जनसंख्या क्या मिलती है, कम मिलती है। तीसरा आता है नगरीकरण। तीसरा एनसीईआरटी ने लिखा है नगरीकरण। नगरीकरण की बात करें तो जो क्षेत्र शहरों से युक्त है, आप देखोगे कि गांवों से ज्यादा जनसंख्या शहरों में मिलती है। क्यों? क्योंकि नगरीकरण में शिक्षा, चिकित्सा आदि सारी सुविधाएं उच्च होती है, जबकि गांवों के अंदर ऐसी सुविधाएं नहीं मिलती। तो यही कारण है कि जहां नगरीकरण ज्यादा होगा वहां जनसंख्या क्या करेगी, निवास करेगी। तो अभी अपना आज पहला दिन है, इसलिए इनकी चर्चा हमने पहले भी पढ़ा है आपने कि जो फर्स्ट बुक है उसके अंदर जो विश्व की जनसंख्या आएगी तो दोबारा ये टॉपिक आएगा जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। और मैंने कहा कि अच्छा कारक है, आपको ध्यान में रखना। जब भी इस पार्ट से अगर बड़ा प्रश्न बन गया तो ये प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में आता है। अब हम बात करते हैं आगे जनसंख्या घनत्व। सबसे पहले तो देखते हैं जनसंख्या घनत्व होता क्या है। तो
प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या, निवास करने वाले लोगों की संख्या। एक आपने पढ़ा जनसंख्या। जनसंख्या तो क्या होता है कि किसी क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनकी संख्या कहलाती है जनसंख्या। लेकिन उस क्षेत्र में जो प्रति वर्ग किलोमीटर का एरिया है उसमें कितने लोग रह रहे हैं वो कहलाता है जनसंख्या घनत्व। जैसे कोई गांव है, आप ऐसे सपोज करो उस गांव की जनसंख्या है 5000 और 5000 जनसंख्या वाला जो गांव है उसका कुल जो वर्ग किलोमीटर है, क्षेत्रफल है, वो है 10 वर्ग किलोमीटर। तो अब हम यहां देखेंगे कि इस गांव का जो जनघनत्व है वो 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो अब आपको समझ में आया होगा कि जनसंख्या तो कितनी है 5000 और जनघनत्व कितना है 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसका मतलब घनत्व में जनसंख्या और क्षेत्रफल का अनुपात निकाला जाता है। इसलिए इसकी परिभाषा है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या उस क्षेत्र की क्या कहलाता, उस क्षेत्र का क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व है। अब जनसंख्या घनत्व को निकालने का जो गणितीय सूत्र है वो है जनसंख्या घनत्व और ऊपर रखी जाती है कुल जनसंख्या, यानी जो क्षेत्र होता है उसकी कुल जनसंख्या और आपको बट्टे में लिखना पड़ता है कुल क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से हम है वो जनसंख्या घनत्व किसी क्षेत्र का निकाल सकते हैं। भारत में अगर 2011 की जनगणना के अनुसार मैं बात करूं तो भारत का जो 2011 की जनगणना के अनुसार जनघनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और राज्यों के अंदर मैं बात करूं तो राज्यों के अंदर सबसे ज्यादा जो जनघनत्व वाला जो राज्य है वो बिहार है। लेकिन एक चीज और ध्यान में रखना, एक केंद्र शासित प्रदेश अपना ऐसा है जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यानी ऑल ओवर के अंदर सबसे ज्यादा घनत्व रखता है वो है दिल्ली। और दिल्ली का जो घनत्व है देश में सबसे ज्यादा 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बिहार की बात करूं तो 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा मैं देखूं सबसे कम, तो राज्यों में सबसे कम जो जनघनत्व है वो है अरुणाचल प्रदेश का। और अरुणाचल प्रदेश का जो जनघनत्व है वो है मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो आप देख सकते हो, एक तो ऐसा राज्य है बिहार जैसा कि लोगों का जनसैलाब 1 किलोमीटर के अंदर 1102 व्यक्ति है वो निवास करते हैं। और वहीं आपको पता है अरुणाचल देश राज्य के अंदर प्रति वर्ग किलोमीटर 17 व्यक्ति निवास करते हैं। तो देख सकते हो कितना जो जनसंख्या का जमाव है वो कितना अलग अलग पाया जाता है। दूसरा ये दिल्ली देखो, यहां तो पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है। हाँ, केंद्र शासित प्रदेशों में मैं कम की बात करूं तो कम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, और इसका कितना है मात्र 46। तो यहां से एक बार देखना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राज्यों में सबसे अधिक जनघनत्व किसका है, बिहार का है। सबसे कम जनघनत्व किस राज्य का है तो अरुणाचल प्रदेश का है, और कितना है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। केंद्र शासित प्रदेश या ऑल ओवर की भी मैं बात करूं तो देश में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो इकाई है वो कौन है, दिल्ली। और सबसे कम केंद्र शासित प्रदेशों में जनघनत्व किसका है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। यहां हम देखते हैं कि देश में जो उच्च घनत्व वाला क्षेत्र है उनमें कौन से राज्य आते हैं। तो उच्च घनत्व के अंदर आप देखते हो कि एक तो दिल्ली, दिल्ली के अलावा आपका बिहार है ही। बिहार के बाद में जो दूसरा राज्य आता है वो पश्चिम बंगाल हो गया। पश्चिम बंगाल के बाद में आपका उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश के अलावा आपका केरल हो गया, और केरल के मैं अलावा अगर किसी और राज्य की बात करूं तो तमिलनाडु हो गया। तो ये भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जो उच्च घनत्व के राज्य हैं, यानी यहां क्षेत्रफल के हिसाब से जनसंख्या है वो अधिक निवास करती है। अगर मैं मध्यम घनत्व की बात करूं, यानी जहां घनत्व है वो भारत के जो राष्ट्रीय घनत्व है इसके ही आसपास पाया जाता है, तो इसके अंदर मैं बात करूं मध्यम घनत्व के अंदर, तो इसके अंदर असम आ गया।
जो 7 सिस्टर राज्य है उसके अंदर है अपना आसाम। इस असम का जनघनत्व सामान्य के अंदर आता है। फिर हमारा गुजरात आ गया। मध्यम के अंदर मैं बात करूं तो आंध्र प्रदेश है, और फिर हम उदाहरण दे सकते हैं झारखंड। तो ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो मध्यम जनघनत्व की श्रेणी में आते हैं। निम्न की मैं बात करूं तो निम्न के अंदर सबसे कम वाला सबसे पहले आ गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, इसके अलावा आसाम को छोड़कर, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, आप ये लिख सकते हो आसाम को छोड़कर, ऐसे याद रख सकते हो कि पूर्वोत्तर राज्य, जितने भी जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, सिर्फ किसको छोड़ना, आसाम, क्योंकि असम मध्यम घनत्व के अंदर है। बाकी जितने भी पूर्वोत्तर राज्य है वो निम्न घनत्व के अंदर आते हैं। और पूर्वोत्तर राज्य और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो ऐसे कुछ राज्य हैं जो निम्न घनत्व की श्रेणी में आते हैं। तो एक बार फिर से घनत्व को देखते हैं कि सबसे पहले परिभाषा, जनघनत्व कहते किसे हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या उस क्षेत्र का क्या कहलाता है, जनघनत्व। जनघनत्व का जो गणितीय सूत्र है वो क्या है, तो कुल जनसंख्या बट्टे में कुल क्षेत्रफल। 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, बिहार है। दूसरा पूछ ले तो पश्चिम बंगाल, तीसरा पूछ ले तो उत्तर प्रदेश। और बिहार का जनघनत्व कितना है, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑल ओवर बात करें या केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो सर्वाधिक जनघनत्व किसका है, दिल्ली का। एक चीज ध्यान में रखना, एबीसीडी के प्रश्नों में अगर यह पूछ लिया जाए कि निम्न में से सर्वाधिक जनघनत्व किसका है, तो आपको लिखना है दिल्ली, क्योंकि ऑल ओवर तो दिल्ली सब में है। राज्यों की अकेले की बात कर ले तो आपको लिखना है बिहार। राज्यों में सबसे कम किसका है, अरुणाचल प्रदेश, और कितना है, 17। और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम किसका है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। अब देखो जनघनत्व में हमें एनसीईआरटी ने एक चीज और दे रखी है, ये तो है हमारा गणितीय घनत्व। इसके अलावा उसने दे रखा है एक कृषि घनत्व और कायिक घनत्व। एक लिखा है कायिक घनत्व। इस कायिक घनत्व का जो सूत्र है वो क्या है, जिस प्रकार से गणितीय जनघनत्व कुल जनसंख्या बटे में कुल क्षेत्रफल है, ऐसे ही एनसीईआरटी ने दिया है कायिक घनत्व। कायिक घनत्व में क्या है कि ऊपर आपको लिखना है कुल जनसंख्या, और इसके बट्टे में आपको लगाना है कुल कृषि क्षेत्र। तो कायिक घनत्व के अंदर कुल जनसंख्या और बट्टे में लिखना है कुल कृषि क्षेत्र। इसके अलावा आपका एक और पूछ रखा है कृषीय घनत्व। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कायिक घनत्व का फॉर्मूला क्या है या कृषीय घनत्व का फॉर्मूला क्या है। तो कृषि तो घनत्व के अंदर तो आपको ऊपर और नीचे दोनों ही कृषि रखना है। ऊपर रखना है कृषि जनसंख्या और बट्टे में रखना आपको कुल कृषि क्षेत्रफल, कुल कृषि क्षेत्रफल। तो ये हुआ आपका जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व में एक बार और देख लो, कायिक घनत्व पूछ ले तो आपको ऊपर कुल जनसंख्या क्षेत्र की और बट्टे कुल कृषि क्षेत्रफल, और कृषीय घनत्व पूछ ले तो ऊपर कृषि जनसंख्या और बट्टे में कुल कृषि क्षेत्रफल। अब हम बात करते हैं आगे जनसंख्या वृद्धि की, और उसके बाद में हमारा संगठन बचेगा जिसके लिए हम एक अलग से वीडियो, जैसे मैंने बोला कि लगभग में एक वीडियो के अंदर है आपकी पूरी क्लास, क्योंकि रिवीजन चल रहा है। कुछ बच्चों को ऐसे भी लग रहा होगा कि सर बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहे हैं, तो रिवीजन के अंदर ऐसा होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक वीडियो के अंदर चैप्टर को पूरा करें। आज कुछ पहला दिन है, बीच बीच में दिक्कत आ रही है हर चीज़ की, तो इस हिसाब से हम 2 वीडियो इसके संगठन का कुछ अलग बना देंगे और बाकी वर्दी तक एक रखेंगे। तो अब हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि। सबसे पहले तो परिभाषा देखते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते किसे हैं। तो जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा है 2 समय अंतराल के मध्य, 2 समय अंतरालों के मध्य जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन। जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन है वो क्या कहलाता है,
जनसंख्या वृद्धि, यानी दो समय अंतराल, यानी दो जनगणनाओं का जो अंतराल है। जैसे हम बात करें 2001 की जनगणना और दूसरी अभी हम पढ़ रहे हैं 2011 की जनगणना। इस जनगणना के बीच में जनसंख्या में कितना अंतराल आया, कितनी वृद्धि हुई या कितनी कमी हुई, वो क्या कहलाता है, जनसंख्या वृद्धि। आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि दो जनगणनाओं के मध्य जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है, जनसंख्या वृद्धि। तो दो समय अंतरालों के मध्य जनसंख्या में होने वाला जो परिवर्तन है वो क्या कहलाता है, जनसंख्या वृद्धि। और एक चीज ध्यान में रखना, जनसंख्या जो वृद्धि है वो हमेशा प्रतिशत में मापी जाती है। जनसंख्या वृद्धि को हमेशा किस में निकाला जाता है, प्रतिशत में। और एक और बात है कि जो जनसंख्या वृद्धि है वो दो प्रकार की होती है, एक धनात्मक जनसंख्या वृद्धि होती है और दूसरी ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि होती है। धनात्मक और ऋणात्मक कैसे, कि पिछली जनगणना से अब की बार जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो धनात्मक वृद्धि दर हो गई, और पिछली जनगणना की तुलना में अब की बार जनसंख्या घट रही है तो क्या हो गई, ऋणात्मक वृद्धि दर हो गई। आप ऐसे सोच रहे होंगे कि भारत जैसे विशाल देश में ऐसी तो स्थिति आ नहीं सकती, तो एक बार आई है। और आपने पहले पढ़ा भी होगा कि 1921 में भारत की जनसंख्या थी वो क्या हो गई थी, ऋणात्मक। तो जनसंख्या वृद्धि दर है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। अगर जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो वो धनात्मक वृद्धि दर, और अगर जनसंख्या में गिरावट आ रही है पिछली जनगणना की तुलना में तो ऋणात्मक वृद्धि दर। कई बार इनको भी परिभाषित करवा लेता है कि धनात्मक जनसंख्या वृद्धि दर क्या है और ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। अब मैं 2011 के आंकड़ों की बात करता हूं। अगर मैं 11 के आंकड़ों की बात करूं तो भारत की जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो कितनी रही, तो जो भारत की जो दशकीय वृद्धि दर है वो रही 17.64%। और मैं वार्षिक वृद्धि दर की बात करूं, क्योंकि दशकीय वृद्धि दर यानी 10 वर्षों का जो जनसंख्या में वृद्धि है वो 17 और अगर मैं इसको एक वर्ष के अंदर निरूपित करूं तो ये थी 1.64%। तो देश की जो दशकीय वृद्धि दर है वो 17.64 और वार्षिक वृद्धि दर है वो 1.64% रही। मैं बात करूं राज्यों में, किस राज्य के अंदर सर्वाधिक वृद्धि दर थी, तो राज्य के अंदर जो सर्वाधिक वृद्धि दर वाला राज्य आता है वो आता है हमारा मेघालय। इस मेघालय राज्य के अंदर पूर्वोत्तर का राज्य है मेघालय, जिसमें मोनसिंगरो, चेरापूंजी ऐसे स्थान आते हैं और विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान है। इस राज्य के अंदर सर्वाधिक वृद्धि दर है वो दर्ज की गई। सबसे कम किसमें रही, तो सबसे कम जो वृद्धि दर 2011 के अनुसार है वो नागालैंड, लेकिन नागालैंड विवादों में रहा। इसमें ऋणात्मक वृद्धि दर 2011 में एकमात्र जो राज्य था वो नागालैंड था, इसमें ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई। लेकिन पता ये चला कि जो इससे पहले जनगणना हुई थी उन जनगणनाओं के अंदर नागालैंड के अंदर कुछ फर्जी आंकड़े आए थे, यानी जनगणना सही रूप से नहीं की गई थी। तो कुछ कहते हैं कि उसकी वजह से ये दिक्कत हुई। हाँ, हालांकि हमारी एनसीईआरटी ने भी नागालैंड का जिक्र नहीं किया है, एनसीईआरटी ने यहाँ लिखा है केरल। तो आपको एनसीईआरटी के हिसाब से ध्यान रखना है कि सबसे कम जो जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो राज्य है वो कौन सा है, केरल। वैसे 2011 के आंकड़ों के अनुसार नागालैंड भारत का एक ऐसा राज्य है जिसमें जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या हो गई, घट गई। तो राज्यों में मैं बात करूं तो सर्वाधिक वृद्धि दर किस राज्य की है, मेघालय की, और सबसे कम वृद्धि दर किसकी है, नागालैंड की। लेकिन आपके एनसीईआरटी में अगर नागालैंड ऑप्शन नहीं मिला तो फिर आपको करना है केरल, क्योंकि एनसीईआरटी ने केरल का ही नाम लिख रखा है। तो ये थी हमारी जनसंख्या वृद्धि। सबसे पहले परिभाषा, दो समय अंतरालों के मध्य जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि को हमेशा किस में मापा जाता है, प्रतिशत में। जनसंख्या वृद्धि दो प्रकार की होती है, धनात्मक वृद्धि, अगर जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है तो उसे धनात्मक वृद्धि दर कहा जाता है, और जहां जनसंख्या में कमी हो रही है तो उसे ऋणात्मक वृद्धि दर कहा जाता है। 2011 के अनुसार हमारा जो दशकीय वृद्धि दर है वो 17.64 है, और वार्षिक वृद्धि दर रही है वो कितनी रही है, 1.64 रही है। राज्य में बात करें, सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जो राज्य है वो कौन सा है,
सर्वाधिक वृद्धि दर वाला राज्य है वो मेघालय। अब हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि की परावस्था, और परावस्था पढ़ने से पहले हम एक सारणी समझते हैं। देखो, मैं एक एनसीईआरटी की एक सारणी बना रहा हूं। सबसे पहले हम लेते हैं 1901 के आंकड़े, उसके बाद में 1911 के आंकड़े, फिर मैं लेता हूं 31 के, फिर 41, 51, उसके बाद में 61, 71, 81, 91, 2001 और अभी वर्तमान में 2011। मैं इन आंकड़ों की दृष्टि से देखूं तो 1901 से 1911 के मैं संदर्भ में बात करूं तो यहां जो हमारी जनसंख्या थी वो बढ़ गई थी 5.73% की बढ़ोतरी हुई थी 1901 की तुलना में 1911 के अंदर। उसके बाद में आता है 21 नहीं लिखा, 1921 के अंदर क्या हुआ कि जो जनसंख्या थी वो बढ़ने की बजाय घट गई थी 0.3%। तो देखो, इतनी विशाल वाले जनसंख्या ने यह भी दौर देखा है कि 1921 के अंदर जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या हो गई थी, घट गई थी। उसके बाद मैं बात करूं 31, तो 31 में हम फिर संभल गए, हमें पता चला कि हमारी जनसंख्या घट गई है, तो हमने फिर जनसंख्या को क्या किया, घटने कैसे देंगे हम, क्योंकि हमें तो चीन को पार करना है। तो इसलिए 1931 के अंदर हो गई 11.6%। फिर आता है 1941 जहां हो गई 14.22%। फिर 1951 के अंदर हो गई 13.31%, यानी थोड़ी घटी यहां भी। फिर 61 के अंदर जाते डायरेक्ट हो गई 21.51%। फिर 71 में और ज्यादा बढ़ी 24.80%। 81 के अंदर मैं बात करूं तो 24.66%। और 91 के अंदर मैं बात करूं तो फिर घट गई थोड़ी सी 23.85%। और 2001 में फिर घट के आई 21.54%। और 2011 के आंकड़े आप पढ़ रहे हो 17.64%। तो ये हमारी जनसंख्या वृद्धि के कुछ आंकड़े हैं। इन आंकड़ों को हम अगर गौर से देखें तो देखो, 1901 से लेकर 1921 है, यहां आप देखते हो कि जनसंख्या 11 में बढ़ी, लेकिन 21 में क्या चली गई, माइनस चली गई। तो यहां लगभग जनसंख्या स्थिर दिखाई देती है। लेकिन मैं 1921 से फिर 51 तक की बात करूं तो यहां जनसंख्या है उसमें बढ़ोतरी तो हुई, लेकिन 11 हुई, 11 से 14 हुई, फिर घट के 13 हो गई। तो यहां मंद गति से बढ़ी। और जैसे ही हमें पता चला कि देश को आजादी मिल गई 1951 में, और देश को जहां आजादी मिली तो हमने फायदा उठाया जनसंख्या का। आजादी मिलते ही हमने जनसंख्या का क्या कर दिया, विस्फोट कर दिया। 13 से डायरेक्ट 21 हुई, 21 से 24 और फिर 24% तक जनसंख्या रही। लेकिन 1981 में जब देश की सरकारों को पता चला तो आपको पता है पकड़ पकड़ के लोगों को लेकर गए, नसबंदी, ऐसी सुविधाएं, लोगों को जनसंख्या के बारे में जागरूक किया। जैसे एनसीईआरटी ने पढ़ाया ना, विशाल जनसंख्या सीमित संसाधनों पर क्या डालती है, दबाव डालती है, और उससे सामाजिक और आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से योजना चलाकर सरकारों ने समझाया और जनसंख्या में हमने क्या किया, वापस इसको घटाना शुरू किया। तो यहां हम देख सकते हैं कि इसको 4 भागों में बांट सकते हैं। इस सारणी के अनुसार जो जनसंख्या वृद्धि है उसको कितने भागों में बांट सकते हैं, 4 भागों में। तो अब हम बढ़ते हैं जनसंख्या वृद्धि की परावस्था, जनसंख्या वृद्धि की परावस्था। और सबसे पहले मैं परावस्था ले सकता हूं 1901 से लेकर 1921, 1901 से लेकर 1921। दूसरी जो परावस्था है वो 1921 से लेकर 1951। तीसरी परावस्था मैं ले सकता हूं 1951 से लेकर 1981। और
चौथी जो प्रावस्था अभी चल रही है 1981 के बाद, ये 4 अवस्था इस सारणी के अनुसार हम बना सकते हैं। सबसे पहले देखें हम 1901 से 1921, तो ये था मंदवर्दी का काल। यानी यहां आप देख सकते हो कि वृद्धि हुई लेकिन बहुत कम हुई, लगभग जनसंख्या स्थिर जैसी दिख रही है, तो मंदवर्दी काल। यहां जो जन्मदर थी, जन्मदर उच्च थी। लोगों ने ऐसे नहीं है कि जन्मदर कम कर दी, जन्मदर तो उच्च थी, लेकिन दिक्कत यह थी कि मृत्यु दर भी ज्यादा बनी हुई थी। मृत्यु दर भी क्या थी? ज्यादा। तो जन्मदर और मृत्यु दर जहां एक जैसी होती है, वहां आपने देखा होगा कि लगभग जनसंख्या क्या हो जाती है? स्थिर। तो इसी कारण से यहां जनसंख्या स्थिर या बहुत कम बढ़ रही है 1901 से 21। क्यों? क्योंकि यहां जन्म दर भी उच्च थी और मृत्यु दर भी क्या थी? उच्च थी। और जन्म दर और मृत्यु दर उच्च होने की वजह से जनसंख्या में बढ़ोतरी क्या हो रही है? कम। तो यहां ये मृत्यु दर उच्च होने या जन्म दर उच्च होने का कारण क्या था? तो आपको पता है हाँ, एक चीज ध्यान में और रखना, 1921 की जनगणना थी, इस 1921 की जनगणना के अंदर एक समय यह भी आता है कि हमारी जनसंख्या में, ये देखो, ऋणात्मक वृद्धि दर, एकमात्र वर्ष है जिसमें ऋणात्मक क्या हुई? वृद्धि दर दर्ज की गई। तो 1921 में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर हुई। और इसका कारण यह था कि देश में एक तो उस समय अकाल पड़ा था, एक अभी जैसे कोरोना आई है वैसे ही महामारी आई हुई थी उस समय। और तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज थी, 1921 में जनगणना हो रही है, तो इससे पहले आपने देखा होगा कि 1914 के अंदर विश्व युद्ध भी चल रहा था। तो अब आप देखो, जब देश के अंदर अकाल पड़ा हो, महामारी भी साथ में आ गई हो, युद्ध आ गया हो, तो आप देख सकते हो उस देश की फिर हालत क्या होगी। तो अकाल से लोग मर रहे थे, महामारी से लोग मर रहे थे, युद्ध की वजह से लोग मर रहे थे। और जिनके आपको पता है लोग मर रहे हैं, तो आपको पता है कि वो लोग जन्म दर फिर क्या रखेंगे? उच्च रखेंगे। तभी तो कारण है कि अपने जो बूढ़ी दादी जी होती है ना घर, अगर कोई एक बच्चा या 2 बच्चे की चाहत रखता है तो दादी जी ऑपरेशन नहीं करवाने देती, वो कहती है कि कम से कम 3-4। क्यों? क्योंकि उनका वो 1901 और 1921 का दौर देखा हुआ है। इस दौर के अंदर इन महामारी और अकाल की वजह से लोग मर गए थे, जिनके 5-5 बच्चे थे, कुछ के तो घर खत्म हो गए थे। तो इस वजह से है वो अभी भी यह धारणा हमें दिक्कत देती है। हाँ, तो इन अकाल और महामारी की वजह से मृत्यु दर बढ़ गई और जन्म दर कम नहीं हुई थी। जन्म दर क्या थी? उच्च थी, जिसकी वजह से मृत्यु दर बढ़ने की वजह से आपने देखा होगा कि यहां जनसंख्या में मंद वृद्धि दर का काल हुआ। फिर आता है 1921 से 1951। यहां भी जो जन्म दर थी, जन्म दर तो उच्च थी, उच्च जन्म दर, लेकिन मृत्यु दर है उसमें घटावट आई, घटती मृत्यु दर। यहां क्या हुआ कि अंग्रेजी शासन 1921 से 1951 के बीच में अभी देश आजाद हो रहा है, तो इससे पहले अंग्रेजी शासन था। तो अंग्रेजों ने इस अकाल महामारी के लिए राहत कार्य है वो चालू किए और शांति व्यवस्था कायम करने का क्या किया? काम किया। तो जिससे मृत्यु दर है वो घटी, यानी अंग्रेजों ने चिकित्सा सुविधा, अन्य सुविधा जो महामारी चल रही थी उस पर नियंत्रण किया। तो जन्म दर तो लोग उस मृत्यु दर के डर से जन्म दर तो उच्च बनाए हुए थे, लेकिन चिकित्सीय उपचार की वजह से मृत्यु दर में क्या आ गई? कमी आ गई। और जब मृत्यु दर में कमी आई तो आपको पता है जनसंख्या में क्या हुई? बढ़ोतरी हुई। तो यहां मृत्यु दर घटी और मृत्यु दर घटने का कारण क्या था? यह पूछ सकता है कि 1921 से 1951 के बीच में जो मृत्यु दर घटी उसका कारण था स्वास्थ्य सुविधा में सुधार, स्वास्थ्य सुविधा में सुधार, जिसकी वजह से यहां है वो मृत्यु दर घटी। यहां एक चीज और रखना, 1921 को है वो महान विभाजक वर्ष भी कहा जाता है।
महान विभाजक वर्ष। और 1921 को महान विभाजक वर्ष इसलिए कहा जाता है, कारण क्या है कि इसके बाद जनसंख्या निरंतर बढ़ी, कभी कम नहीं हुई। निरंतर जनसंख्या में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। एकमात्र अपवाद वर्ष है 1921 जिसमें जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर देखी गई। उसके बाद में कभी जनसंख्या घटी नहीं, बढ़ती ही गई। अगला आता है 1951 से 1981। 1951 से अगर हम 1981 का जो देखते हैं तो इसके अंदर है वो एक वर्ष आता है 1951। और 1951 में मैंने आपको बोला था कि जनसंख्या में विस्फोट शुरू हो गया, हमें पता चला कि आजादी मिल गई। तो 13.3, अगली जनगणना 61 में आई तो उसमें 21.5, फिर अगली आई तो 24.5। तो ऐतिहासिक रूप से जनसंख्या बढ़ी। तो इसका कारण था उच्च जन्म दर। जन्म दर तो अभी भी लोगों को डर है, 3-4 बच्चे, कि कहीं महामारी से खत्म नहीं हो जाए। लेकिन सरकार अब लोकतंत्र की आ गई, तो आपको पता है कि हमारी सरकारों ने यहाँ चिकित्सा सुविधाओं में इजाफा किया तो मृत्यु दर घट गई। मृत्यु दर क्या हुई, घटी। तो अब मृत्यु दर घट रही है और जन्म दर उच्च हो रही है, तो आपको पता है ऑटोमेटिक जनसंख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। और यही कारण था कि इस वर्ष में 1951 को जनसंख्या विस्फोटक वर्ष कहा जाता है। जनसंख्या विस्फोटक वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है, 1951 से 1981 का दशक या 1951 का वर्ष। यहां एक कारण भी था जनसंख्या बढ़ने का, प्रवास। प्रवास कैसे, आपने सुना होगा कि जब देश को आज़ादी मिली तो उस समय जो हिंदू थे वो इधर आ रहे थे, मुसलमान थे वो पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे। तो इस समय बहुत सारे बांग्लादेशी और पाकिस्तानी लोग थे वो शरणार्थी भारत में आए और उनके एकाएक आने से जनसंख्या में क्या हुई, तीव्र वृद्धि दर हुई। अंतिम जो अवस्था आती है 1981 से 2011 या जो अभी वर्तमान में चल रही है, इसका हम नाम लिख सकते हैं घटती तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर। इसे कहा जाता है घटती तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर। कैसे कि हम देखते हैं कि 1981 में जनसंख्या तो तीव्र है लेकिन लगातार घट रही है। जैसे 1971 में 24.80 थी, 81 के अंदर ये 24.66 हो गई, फिर 91 में घटकर 23.85 हो गई, फिर ये 2001 में घटकर 21.54 हो गई और फिर 11 में घटाकर हमने 17.64 कर दी। और अब आगे 21 के आंकड़े आएंगे तो मुझे लगता है कि ये घटकर थोड़ी और नीचे आ जाएगी। तो इसलिए जनसंख्या तो तीव्र है लेकिन घट रही है, इसलिए हम इसको रख सकते हैं घटती तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर काल 1981। और इसके अंदर पूछ लिया जाए कि इस घटती तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर का कारण क्या है, तो इसका मतलब है विवाह की आयु में वृद्धि। एक तो इसको कंट्रोल करने का, यानी लगातार 1981 के बाद में जो जनसंख्या वृद्धि दर घट रही है तो इसके लिए प्रमुख कारण क्या है, तो विवाह की आयु में वृद्धि। एक तो सरकार ने कानून बनाकर विवाह की आयु को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। जैसे लड़की के लिए 18 वर्ष और लड़के के लिए 21 वर्ष, और अभी इसको और बड़ी करने पर सरकार के प्रयास चल रहे हैं। और दूसरा था महिला शिक्षा में सुधार। अब आप देख रहे हो जो महिला शिक्षा है उसके अंदर महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी बढ़ाकर इसमें सुधार किया जा रहा है। और तीसरा था महिला शिक्षा में सुधार। अब आप देख रहे हो जो महिला शिक्षा है उसके अंदर महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी बढ़ाकर इसमें सुधार किया जा रहा है। और रोकिए अब तो महिला शिक्षा में सुधार किया गया जिसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि दर है उसमें क्या आ रही है, गिरावट आ रही है। तो जनसंख्या वृद्धि दर की ये 4 प्रावस्था, बड़ा प्रश्न यहां से
अगर मनाए तो पूछ सकता है। सबसे पहले है 1921 से 1921, इसको मंदवर्दी दर काल कहा जाता है। यहाँ जन्म दर उच्च थी, मृत्यु दर भी उच्च थी, जिसकी वजह से जनसंख्या स्थिर रही। यहाँ 1921 का वर्ष ऐसा आता है जिसमें ऋणात्मक वृद्धि दर थी, इसी कारण इसको महान जनानकीय विभाजक वर्ष भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद कभी भी जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर नहीं देखने को मिली। कारण क्या था यहाँ जनसंख्या स्थिर होने का? तो यहाँ अकाल था, महामारी थी और विश्व युद्ध चल रहा था, जिसकी वजह से लोगों में मृत्यु दर बढ़ गई थी। फिर आता है 1921 से 1951, और इस 1921 से 1951 के अंदर जन्म दर उच्च रही और मृत्यु दर घटने लग गई, क्योंकि यहाँ हमें जो आज़ाद सरकारें हमारी आई लोकतंत्र की, उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं पर सुधार किया, जिसकी वजह से मृत्यु दर तो घट गई लेकिन जन्म दर उच्च बनी रही और जनसंख्या में हमें विस्फोट देखने 1951 में जनसंख्या में विस्फोट देखने को मिला। और फिर 1951 से 1981, 1951 से 1951 में तीव्र वृद्धि दर काल कह सकते हैं इसको, तीव्र वृद्धि दर काल, यानी ये एक ऐसा काल था जहां जनसंख्या के अंदर है वो बहुत ज्यादा प्रतिशत के अंदर वृद्धि देखने को मिलती है। और फिर अगला आता है 1981 के बाद घटता तीव्र वृद्धि दर काल। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि सरकार के प्रयासों से विवाह की आयु में वृद्धि करना, महिलाओं की शिक्षा में सुधार करने से जनसंख्या तो तीव्र है, लेकिन लगातार हम एक के बाद एक जनगणना में इसको घटा रहे हैं। तो ये जनसंख्या वृद्धि की थी प्रावस्था। एक चीज और, यहां एक छोटा सा प्रश्न हम और देखते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है कि भारत में ये तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर यानी जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या है? जनसंख्या बढ़ने के कारण, जनसंख्या बढ़ने के कारण आप सबको पता है कि सबसे पहला तो कारण है बाल विवाह। बाल विवाह, अब छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है, इसकी वजह से है वो लड़के और लड़कियों को है वो जीवन के बारे में पता ही नहीं चलता, और इस वजह से, इस बाल विवाह की वजह से है वो जनसंख्या में क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। दूसरा महत्वपूर्ण कारक है महिलाओं की शिक्षा में कमी। जो हमारी महिलाएं हैं वो आज भी, आपने देखा होगा कि अभी जाकर शिक्षा का स्तर बढ़ा है। आज़ादी के समय तो 1% भी महिला शिक्षित नहीं थी। तो महिलाओं के अशिक्षित होने की वजह से, तो महिला शिक्षा में कमी की वजह से जनसंख्या में क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। तीसरा कारण सरकारों का भी है, योजनाओं की कमी। क्यों? क्योंकि सरकारों ने अभी तक कोई ऐसी योजनाएं, अब जाकर कुछ योजनाएं आ रही है, उस समय जब जनसंख्या में तीव्र वृद्धि दर हो रही थी, उस समय किसी प्रकार की योजनाएं थी नहीं, लोगों को जागरूक नहीं किया गया था। तो इस वजह से योजनाओं की जो कमी होती है, उसकी वजह से, सरकारी योजनाओं की कमी की वजह से जनसंख्या में वृद्धि होती है। और चौथा पॉइंट हम लिख सकते हैं जागरूकता का अभाव। लोगों में जो जागरूकता है जनसंख्या को लेकर, उसका क्या है? अभाव है। तो इस वजह से लोग जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं कर पाते। तो जनसंख्या वृद्धि के अगर पूछ ले बढ़ने के कोई 4 कारण बताओ, तो बाल विवाह है, महिला शिक्षाओं में कमी, योजनाओं की कमी, जागरूकता। तो ये महत्वपूर्ण कारक है जिसकी वजह से लगातार जनसंख्या बढ़ती है। तो आज पहला दिन था, इसलिए आज इतना ही। अगले वाले जो चैप्टर है बचा जनसंख्या संगठन, उसके अंदर और अच्छे से। अभी के लिए इतना। जय हिंद।